नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो स्पेशल बीएसटीसी के एग्जाम में एक टॉपिक आता है डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम क्या उत्तर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि डिसेबिलिटी में ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपको अगर कहीं पर पढ़ा हुआ भी नहीं है ये चीज, तो भी आप क्या उसको सही कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि कई क्वेश्चन डायरेक्ट मानसिक क्षमता और जो शारीरिक क्षमता है उस पर डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी जो डिसकैलकुलिया होता है, डिस्प्रेक्सिया होता है, डिसलेक्सिया होता है और डिसग्राफिया होता है, इनको याद करने की ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आज का जो क्वेश्चन है कि विकलांगता पर विश्व रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों में रहने वाले विकलांग बच्चों का प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करें कि विकलांगता पर जो विश्व रिपोर्ट आती है WHO की, ठीक है, उसमें जो विकासशील देश है, क्योंकि देश तीन प्रकार के होते हैं। एक तो विकसित देश होते हैं जो एकदम विकसित है, जैसे जापान, अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह। एक विकासशील देश होता है, विकासशील देश जो जैसे भारत वगैरह है, वो क्या अभी विकसित होने की दिशा में है। और एक होते हैं अल्प विकसित। ठीक है, तो जो विकलांग ज्यादातर देश क्या है, विकासशील देश है। तो विश्व रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों में रहने वाले विकलांग बच्चों का प्रतिशत कितना है, तो ऑप्शन डी होगा इसका 80%। ठीक है, 80% जो विकलांग है, मान लो कि पूरे वर्ल्ड में अगर 100 विकलांग है तो उसमें से 80 विकलांग आपके कहां पर है, विकासशील देशों में है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि जो विकसित देश होते हैं वहां पर तो क्या होता है कि सुविधाएं अच्छी होती है, तो विकलांगता को क्या जन्म से पहले ही कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जो विकासशील और अल्प विकसित देश है वहां पर जो है विकलांगता ज्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, एक मैं आपको डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया और डिसलेक्सिया है, उनको एक ही बार में ऐसा बता दूंगा कि आपको दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा उनको। ठीक है, कि कौन सी में विकार होता है तो कौन सा होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस में विकलांग बच्चों से संबंधित डेटा शामिल होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किस में विकलांग बच्चों से संबंधित डेटा शामिल होना चाहिए। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय जनगणना एवं घरेलू सर्वेक्षण, बी है स्थिति विश्लेषण, सी है एकाधिक संकेत क्लस्टर सर्वेक्षण और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपको जो उपरोक्त सभी आ जाए ना किसी में, ठीक है, अगर क्योंकि ये जो बीएसटीसी वगैरह के पेपर होते हैं उनमें उपरोक्त सभी अगर आ जाए तो लगभग 99% आपका यही उत्तर होता है। ठीक है, 99% आपका उपरोक्त सभी ही आंसर होता है, खास करके डिसेबिलिटी वाले क्वेश्चन में। ठीक है, डिसेबिलिटी क्वेश्चन वाले में अगर आपके उपरोक्त सभी आ रहा है लास्ट में ऑप्शन, तो 99% चांस है कि वो आपका सही है। कोई 1% चांस में हो सकता है कि उसमें से ऊपर वाला कोई सही हो। अब देखो कि विकलांग बच्चे हैं, उनका डेटा शामिल किस में करना चाहिए, राष्ट्रीय जनगणना और घरेलू सर्वेक्षण में बिल्कुल करना चाहिए, ताकि क्या उनको आगे बढ़ने के मौके मिले और कितनी जनसंख्या उनकी उस हिसाब से क्या है सरकार नई योजनाएं ला सके। फिर है स्थिति विश्लेषण, स्थिति विश्लेषण में भी क्या इसका आंकड़े शामिल करने चाहिए, क्योंकि विकलांगों का भी उतना ही अधिकार है जितना एक जो है पूरा और मनुष्य का है, उतना ही अधिकार देश पर किसका है, विकलांग बच्चों का। तो उनका क्या स्थिति विश्लेषण में जो उनकी सिचुएशन का एनालिसिस होता है उसमें भी उसका क्या होना चाहिए, डेटा शामिल होना चाहिए। फिर एकाधिक संकेत क्लस्टर सर्वेक्षण, ठीक है, एक से अधिक संकेतक क्या होता है, जो आपके जो भौगोलिक क्षेत्र होते हैं उसके हिसाब से होते हैं संकेतक। तो उनके क्लस्टर सर्वेक्षण में भी आपका क्या होना चाहिए, ये डेटा शामिल होना चाहिए। डेटा शामिल होने से क्या फायदा होगा कि जो विकलांग बच्चे हैं या फिर जो विशेष बच्चे हैं, विशेष योग्यजन है, उनको आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं। तो इसमें उपरोक्त सभी उत्तर होगा। ठीक है, वैसे मैं आपको बता चुका कि डिसेबिलिटी के ज्यादातर क्वेश्चन में अगर उपरोक्त सभी ऑप्शन में है तो वही उत्तर आपका होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, सब्सक्राइब करोगे तो आप तभी कमेंट कर पाओगे लाइव चैट में। अगला क्वेश्चन है कि विकलांग बच्चों के लिए समानता और समावेश का अर्थ समान है। बताओ, विकलांग बच्चों के लिए समानता और समावेश का अर्थ किसके समान है। ऑप्शन ए अवसर, ऑप्शन बी उपचार, ऑप्शन सी अधिकार, ऑप्शन डी भागीदारी। एक बात और, जो ये क्लास स्टडी है वो आपको इसलिए ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पर 5 ऑप्शन है, इन 5 ऑप्शन को क्या है बताने का कोई कारण है। 5 ऑप्शन ऐसा नहीं कि आपके एग्जाम में भले ही 4 ऑप्शन आएंगे, लेकिन इस क्लास का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले। क्योंकि ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन छपेगा वहां पर, लेकिन इस चीज के बारे में जानकारी होगी आपको, तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आपके लिए थोड़ा सा फायदेमंद रहेगा। अब है कि विकलांग बच्चों के समानता और समावेश का अर्थ है अवसर, उपचार, अधिकार, भागीदारी और उपरोक्त सभी। इसमें मैं आपको क्या 3 ऑप्शन देके उपरोक्त सभी लगा सकता था, लेकिन देखो मेरे जो मेन मकसद है वो सिर्फ क्वेश्चन करवाना नहीं है, आपको समझाना है। तो देखो विकलांग बच्चों की समानता और समावेश यानी कि उनको मुख्य धारा में लाना, कि कोई उनके साथ क्या है जो हीन व्यवहार ना करे। यानी कि मान ला कि कोई बच्चा है विकलांग है क्लास में, उसके साथ दूसरे बच्चे ऐसा ना करे कि यार इसको साइड में करते हैं, इसके साथ खेलेंगे नहीं, इससे बात नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए उनको क्या है विकलांग बच्चों को अधिक अवसर देना चाहिए। जैसे जो अभी ओलंपिक वगैरह होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, वो क्या है पैरा ओलंपिक भी होते हैं साथ में, जो
विकलांग होते हैं उनके लिए अलग से होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी क्या उनके बराबर अधिकार दिया जा रहा है कि क्या ओलंपिक सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो एकदम पूरा फिट होगा या पूरे उसके हाथ पैर सारे होंगे वही क्या है सिर्फ ओलंपिक खेल सकता है या कोई गेम खेल सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पता है पैरा ओलंपिक भी होता है, यानी कि विकलांगों के लिए कॉमनवेल्थ भी अलग से होता है, क्रिकेट भी अलग से होता है, तो इनको क्या समान अवसर देना चाहिए। ऑप्शन 1 सही हो गया। यहाँ पर सिर्फ एक्सप्लेन करने से मतलब है, क्योंकि क्वेश्चन क्या 4 ऑप्शन देख के भी हो जाता, लेकिन आपको पूरा डिटेल से जानने की थोड़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि जरूरी नहीं कि ऐसा क्वेश्चन ऐसे रिलेटेड आते हैं, आपको थोड़ा सा क्या क्लिक होना चाहिए। फिर उपचार अगर विकलांग बच्चा है उनके इलाज में या फिर उनके जो भी है उनके उपचार देने चाहिए। फिर अधिकार जो सामान्य व्यक्ति को एक अधिकार है वही क्या है इनको अधिकार होने चाहिए, जबकि इनको कुछ विशेष अधिकार भी होने चाहिए जो भी है नौकरियों में आरक्षण वगैरह। फिर भागीदारी, अधिकार होगा तो भागीदारी अपने आप आ जाएगी। जैसे अगर किसी आपने देखा होगा अगर 1000 वैकेंसी निकलती है कहीं पर तो उसमें से जो पीएच होते हैं फिजिकल हैंडीक्राफ्ट उनकी अलग से जितने भी 2-3-4% होती है वो अलग से उनकी भागीदारी होती है उनमें, ठीक है, वो उनका अवसर भी है, उनका अधिकार भी है और उनकी भागीदारी भी है। तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। एक बात और, जो स्टडी अलर्ट चैनल है उस पर क्लास आएगी 2 दिन टेस्ट पूरे होने के बाद में, इतने आप 1-2 क्लास मेरे यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विकलांग व्यक्ति से प्रश्न पूछते समय क्या नहीं आपको ये करना चाहिए, यानी कि कोई विकलांग व्यक्ति आपके पास खड़ा है तो आपको उससे प्रश्न पूछना है, तो आप उससे कैसे मतलब बात करोगे। स्टार्ट मान लो कि आप अनजान एक विकलांग व्यक्ति के पास खड़े हो, फिर अचानक आपको उससे बात करनी है, तो आप कैसे करोगे। ऑप्शन ए है व्यक्ति के सहायक को प्रश्न का समाधान करें, किसी से मदद मांगे, विकलांग व्यक्ति से सीधे बात करें, या उपरोक्त सभी। अब देखो यहाँ पर उपरोक्त सभी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर उपरोक्त सभी बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर जल्दी से बताएं क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 विकलांग व्यक्ति से सीधे बात करेंगे, ठीक है, उसके सहायक से बात करेंगे। माना कि विकलांग व्यक्ति खड़ा है उसके साथ में कोई एक और खड़ा है, तो आप क्या है अगर उस विकलांग व्यक्ति से ना पूछ के उसके पास वाले से पूछोगे कि ये क्या है, कौन है, क्या नाम है, तो क्या वो जो विकलांग व्यक्ति है उसको हीन भावना पैदा होगी उसमें, ठीक है, क्या होगी, हीन भावना पैदा होगी। उससे ऐसे लगेगा कि मैं विकलांग हूँ इसलिए मेरे को क्या है अलगाव की, इनमें सब में क्या है मेरे अलगाव की भावना है, तो इसलिए क्या विकलांग व्यक्ति के जो सहायक होता है उससे उसके बारे में नहीं कहना चाहिए, उससे इनडायरेक्टली नहीं कहना चाहिए, डायरेक्ट आपको क्या है विकलांग व्यक्ति से ही बात करनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी, ठीक है, विकलांग व्यक्ति से आपको सीधी बात करनी चाहिए। आपके अगर क्लास में कोई स्टूडेंट भी है विकलांग, अगर आप एक टीचर हो तो आपको ऐसा नहीं है कि किसी स्टूडेंट को खड़ा करके ये पूछो कि ये इसके ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आपको डायरेक्ट उसी से पूछना चाहिए उसका, ताकि उसमें भी क्या थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 40 तो ये नंबर है क्योंकि मैंने आपके लिए ये सारे क्वेश्चन इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किए हैं और फिर कॉपी किए हैं, तो हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे हो जाए, तो थोड़ा सा ध्यान रखना आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कम दृष्टि वाले व्यक्ति का अर्थ है, कम दृष्टि वाले व्यक्ति का अर्थ है। आगे मैं आपको डिस्कैल्कुलिया डिस्ग्राफिया के ट्रिक बताऊंगा कि कैसे याद रख सकते हो आप, ज्यादा आपको लफड़ा ही नहीं रहने वाला फिर, ठीक है। देखो कम दृष्टि वाले व्यक्ति का अर्थ है, कम दृष्टि वाले व्यक्ति का क्या अर्थ है, अवशिष्ट दृष्टि के साथ कानूनी अंधा, ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है अपवर्तक त्रुटि, ये क्या है इंग्लिश से हिंदी में मैंने अनुवाद करवाए हैं गूगल ट्रांसलेटर से, तो कुछ हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए शब्द, तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। फिर उपचार तथा मानक अपवर्तन सुधार के लिए दृश्य प्रणाली की हानि, और चौथा है कार्यात्मक दृष्टि हानि। तो जो कम दृष्टि वाला व्यक्ति है उसको आप कैसे परिभाषित करेंगे, ठीक है, कि वो क्या कानून उसको अंधा घोषित करे तभी आप उसको क्या है कम दृष्टि वाला मानोगे, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। फिर अपवर्तक त्रुटि, यानी कि कोई चीज जो होती है जैसे माना कि प्रकाश का परावर्तन है, उसमें क्या उसको देखने में प्रॉब्लम हो या फिर तेज प्रकाश देखने में प्रॉब्लम हो, तो उससे भी आप क्या कम दृष्टि वाला नहीं मान सकते, ठीक है। फिर कार्यात्मक दृष्टि हानि, यानी कि उसको थोड़ा सा कार्य करने में क्या हानि होती है, बाधा पहुंचती है कोई दृष्टि के कारण, तो वो भी क्या है कम दृष्टि वाला नहीं माना जा सकता, उसके कुछ और प्रॉब्लम। लेकिन जो मेन सी ऑप्शन है सबसे बड़ा, उपचार या मानक अपवर्तन सुधार के बाद भी, यानी कि उसका उपचार भी करवा दिया, उसका क्या है ऑपरेशन वगैरह भी करवा दिया, उसका उपचार भी करवा दिया, फिर भी क्या है कि उसकी जो दृष्टि क्षमता वो कमी है, यानी कि चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब वो क्या है कम दृष्टि वाला व्यक्ति है। अगर आपके मान लें कि किसी की कम दृष्टि है, ठीक है, और उसने आज तक डॉक्टर को ही नहीं दिखाया, ठीक है, ना उसने चेकअप करवाया, ना उसने इलाज करवाया, तो उसको हम कम दृष्टि वाला नहीं कह सकते। लेकिन डॉक्टर ये घोषित कर दे कि हाँ ये कम दृष्टि वाला है, तब क्या है, और या फिर आपको मान लो कि डॉक्टर इलाज कर दे उसके बाद में भी आपकी जो दृष्टि है वो कम ही रहे, आप कोई मतलब फायदा ना हो दृष्टि में, तो वो आप क्या कम दृष्टि वाले की श्रेणी में आओगे। एक थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको कि मान लें कि जो डिसेबिलिटी का क्वेश्चन है अगर आपको आ नहीं रहा है, तो जो सबसे बड़ा ऑप्शन है
उस पर देखें, थोड़ा उस पर गौर करें, वो उत्तर होने के उसके 90% चांस रहते हैं। जैसे इसमें देखो सबसे बड़ा ये है, तो इसके सही होने के चांस सबसे ज़्यादा है। तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, एकदम अच्छे से बताया जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर वो नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन बताऊँ, उत्तर बताऊँ, आगे बढ़ जाऊँ। मैं हर चीज़ एक्सप्लेन करके बताता हूँ, या तो क्या क्लास ही नहीं आएगी, आएगी तो एकदम सही आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि WHO आपको पता है कौन है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 1992 की परिभाषा के अनुसार क्रम दृष्टि क्षेत्र कितना है? ठीक है, WHO 1992 में एक रिपोर्ट जारी की थी, उसके अनुसार एक परिभाषा थी जिसमें कम दृष्टि वाले का दृष्टि क्षेत्र कि ये माने कि एक परिभाषा दी थी कि ये वाला ये व्यक्ति क्या होगा, कम दृष्टि वाला होगा। तो कौन सा है वो? दृष्टि क्षेत्र कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री या उससे कम, या 10 डिग्री या उससे कम। यहाँ पर डिग्री का क्या मतलब वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसका जो उत्तर होगा 10 डिग्री। अब देखो इसका जो मतलब क्या है, डिग्री से क्या मतलब हो गया। अब मान ला कि डिग्री क्या था, कोण होता है, ऐसे कोण हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब देखो कि जो WHO उसने 10 डिग्री या उससे कम दृष्टि वाले को क्या है, कम दृष्टि वाला माना है। जैसे माना कि आप यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, ये मुंह है इसका, उसने आंखों से देखा तो उसको क्या है, इतनी सी जगह दिख रही है, या फिर बस 10 डिग्री, ये बीच में क्या है 10 डिग्री का कोण बना। मतलब 10 डिग्री कितना सा होता है, बहुत मामूली सा होता है। कि मान लो कि आप खड़े हो, तो आप खड़े हो रहते हो, जैसे आप अपने सामने देख रहे हो, तो आपको देखो जैसे ये मुंह है आपका, तो अगर आप इधर आप देख रहे हो तो आपको क्या इस क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र दिखता है, लगभग 120 डिग्री के आसपास, 150 डिग्री के आसपास पूरा क्षेत्र दिखता है। लेकिन जो एक कम दृष्टि वाला व्यक्ति है उसको सिर्फ 10 डिग्री क्षेत्र दिखता है, इतना ही। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। फिर है कि विकलांगों की आवश्यकता क्या है। ठीक है, विकलांगों की आवश्यकता और आवश्यकताएं क्या है। ऑप्शन ए है सहकर्मी समर्थन, ऑप्शन बी है आवास, सी है परिवहन, डी है उपरोक्त सभी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि उपरोक्त सभी हमेशा लगभग सही होता है, 90% आपका उपरोक्त सभी सही होता है डिसेबिलिटी के क्वेश्चन में। अब देखो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि विकलांगों की आवश्यकताएं क्या है। तो अब देखो परिवहन में उनको समस्याएं आती है। हर किसी जैसे बस में नहीं चढ़ सकते, अगर कोई पैरों से विकलांग है तो वो बस में नहीं चढ़ सकता, वो सीढ़ियों पर चढ़ने में उसको प्रॉब्लम होती है। तो परिवहन, ठीक है, तो परिवहन में क्या है, हर कोई परिवहन का साधन उनके लिए सुटेबल नहीं होता, तो वो एक उनकी जरूरी आवश्यकता है। दूसरी आवास यानी घर वगैरह, या फिर आप कह सकते हो अगर स्कूल वगैरह है तो वहाँ पर सीढ़ियाँ होती है, या फिर वो भी क्या उनके अनुकूल होनी चाहिए, क्योंकि अगर उनके व्हील चेयर वगैरह होती है वो डायरेक्ट जानी चाहिए। तीसरा सहकर्मी समर्थन, यानी कि उनका जो साथी होता है या फिर जो भी घरेलू आदमी होता है उसको क्या है, साथ देना चाहिए। यानी कि दुनिया अगर विपक्ष में भी है, मानो कि कोई अगर आपको कोई विकलांग अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके जो घर वाले हैं कम से कम उनको क्या, उनका समर्थन करना चाहिए। तो ये तीनों आवश्यकताएं होती है विकलांग व्यक्ति की। तो ये उपरोक्त सभी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि सहकर्मी महत्वपूर्ण क्यों है। सहकर्मी का अर्थ हो गया आपका कोई भी क्लासमेट है, आपका भाई है, आपका कोई भी जीवन साथी वगैरह जो भी है आपका, वो सब सहकर्मी कहलाते हैं। तो सहकर्मी महत्वपूर्ण क्यों है कि विकलांग व्यक्ति के लिए। ऑप्शन ए है विकलांग लोगों के रूप में समाज में बाधाओं का अनुभव होता है। विकलांग लोगों को क्या होता है, समाज में क्या होता है, बाधाओं का अनुभव होता है। ठीक है, यह महत्वपूर्ण है कि हम एक दूसरे का समर्थन करने में सक्षम और सूचना साझा करने के लिए हाशिए के लोगों के रूप में एक साथ आ सके। ऑप्शन सी, ये दोनों व्यक्ति समर्थन को सक्षम बनाता है। अब बताओ उपरोक्त सभी, तो वापस वही डिसेबिलिटी में ज्यादातर क्वेश्चन आपको उपरोक्त सभी वाले मिल जाते हैं, तो उपरोक्त सभी होगा। बाकी आपको पता है कि सहकर्मी यानी कि एक साथी क्यों आवश्यक होता है विकलांग व्यक्ति के लिए, कि विकलांग लोग क्या होते हैं, समाज में बाधाओं का अनुभव करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया हर जगह बाधाएं होती हैं, उनको जो सीढ़ियां वगैरह नहीं चढ़ पाते जो भी है। फिर ये महत्वपूर्ण है कि एक समर्थन करने में सक्षम तथा सूचना साझा करने के लिए हाशिए के लोगों के रूप में एक साथ आ सके, यानी कि एक व्यक्ति साथ होता है तो थोड़ा सा वो क्या है, अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता। फिर है ये दोनों व्यक्ति समर्थन को सक्षम बनाते हैं। ठीक है, दो व्यक्ति होते हैं वो अपनी हर एक समस्या उससे साझा कर सकता है। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, अब देखो ये डिसकैल्कुलिया डिसलेक्सिया है, इनका मैं थोड़ा सा आपको क्या बता देता हूं कि कैसे याद रखना है आपको। सबसे पहली बात कि शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई। ठीक है, अक्षरों का क्रम पढ़ने में कठिनाई, जैसे वो जाए इसको सो पढ़ रहा है, ठीक है, क्रम उल्टा सीधा कर रहा है। अक्सर चाक्षु स्मृति का हास, चाक्षु यानी आंखों की स्मृति का, यानी आंखों से देखा हुआ उसको याद नहीं रहता, से संबंधित अभिज्ञान है। डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया। अब देखो ये चारों ऑप्शन ही मिलेंगे आपको ज्यादातर, तो इन चारों को यहीं पर ही सल्टा देते हैं। ठीक है, इनका एनकाउंटर यहीं कर देते हैं। तो जो इसका सबसे पहली बात तो है कि जो इसका उत्तर होगा वो होगा डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया होगा किसका, कि अगर आप अक्षरों को उल्टा सीधा पढ़ते हो और चाक्षु स्मृति, चाक्षु यानी आंख,
स्मृति यानी याद, यानी आंखों से देखा हुआ कम याद रहता है। आपने माना कि एक कुछ भी मान लो कि आपने एक देखा, जैसे वॉज देखा, वॉज आपने देखा बोर्ड पर लिखा हुआ, और आप उसको कॉपी में SAW लिख रहे हो, 100 लिख रहे हो, तो फिर क्या हो गया, उसको आंखों से देखा हुआ ज्यादा देर तक याद नहीं रह रहा, तो ये भी क्या हो गया, एक प्रकार की क्या हो गया, विकार हो गया। अब देखो, एक मिनट, देखो डिसलेक्सिया तो आपको पता है, ये ऊपर लिखी हुई परिभाषा है कि जो है आपको पढ़ने वगैरह में कठिनाई होती है, उसको क्या कहते हैं, में नहीं होता है, पढ़ने में कठिनाई। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और भी बताऊंगा, पढ़ने में कठिनाई कौन सा होता है, ये चारों आपको यहीं क्लियर कर देते हैं ताकि आपको बार बार का लफड़ा ना रहे। पढ़ने में कठिनाई किस में होती है, डिसलेक्सिया में। फिर डिसकैलकुलिया, अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, डिस आगे क्या लिखा हुआ है, कैलकुलिया। ठीक है, कैलकुलिया का मतलब क्या होता है, कैलकुलिया, कैलकुलेशन का किस में कहते हो, कैलकुलेटर होता ना, कैलकुलेटर से क्या बना, कैलकुलिया। तो डिसकैलकुलिया का मतलब होता है आपका गणना संबंधी कठिनाई, गणना संबंधी कठिनाई। जैसे ही आपके क्वेश्चन आ जाए कि गणित की कोई भी चीज आ जाए, कि एक ऐसे आ जाए क्वेश्चन की एक छात्र 2 + 4 को 10 लिख देता है या 5 को 6 लिख देता है, तो वो कौन सी कठिनाई है उसकी, तो वो गणना संबंधी है, और गणना संबंधी होती है डिसकैलकुलिया। नाम में आपको पता चला कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर यानी गणना, तो गणना संबंधी कठिनाई आपकी किस में होती है, डिसकैलकुलिया में होती है। ठीक है, फिर बात आती है ग्राफिया की, तो डिसग्राफिया, ग्राफ क्या होता है आपको पता है, ये ग्राफ होता है ऐसे, तो ग्राफ आप अपन क्या करते हैं, लिखते हैं या फिर बनाते हैं, ये एक प्रकार का क्या चित्रित तो है। ठीक है, ये क्या चित्र होते हैं, इसको बनाना पड़ता है, ग्राफ जो भी होते हैं, जैसे ये ग्राफ हो गया, तो ये क्या होगा, लिखने में कठिनाई हो गई। ठीक है, ग्राफ बना, ऐसा मान लो कि ग्राफ बनाने में, तो ग्राफ अगर आप पेन से बनाओगे तो क्या कर रहे हो, आप लिख रहे हो। ठीक है, तो लिखने में कठिनाई होती है इसमें। ठीक है, फिर डिस्प्रेक्सिया बचा, डिस्प्रेक्सिया में तीनों ही आ जाते हैं। आप क्या आप पेन को सही से नहीं पकड़ पाते, पेन को सही से, पूरा एकदम वापस बता देता हूं मैं आपको। देखो डिसलेक्सिया क्या है, पढ़ने में कठिनाई हो। ठीक है, कोई वॉज को वर पढ़ रहा है और वॉज को सो पढ़ रहा है, यानी कि दो चीजों में, जो इंग्लिश या हिंदी की दो चीजों में पढ़ने में कठिनाई हो रही है। ठीक है, कल को फल पढ़ रहा है, इस हिसाब से कर रहा है। फिर डिसकैलकुलिया, नाम में पता आपको, कैलकुलिया यानी कैलकुलेटर, यानी गणना, यानी गणना से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी विकार होता है, वो क्या आता है, डिसकैलकुलिया में आता है। ठीक है, तो डिसकैलकुलिया यानी गणना, तो गणना इसमें आप ऐसे मान सकते हो कि अगर एक छात्र 1 + 1 को 3 लिखता है, तो वो किस रोग से ग्रसित है, वो डिसकैलकुलिया से, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं हो रही उससे। फिर डिसग्राफिया, ग्राफ क्या होता है, आप बनाते हो, जैसे कोई भी है, ये ग्राफ बना दिया, ग्राफ बनाता मतलब लिखते हो, तो ये क्या हो गया, लिखने में। ठीक है, लिखने में प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे आप कुछ भी मान लो कि लिखने में प्रॉब्लम हो रही है आपको, आप क्या फै को ऐसे लिख रहे हो, इस हिसाब से लिख रहे हो। ठीक है, और 5 को आप ऐसे लिख रहे हो, एस की जैसे, 2 की जैसे, तो ये सब क्या होगी, लिखने में प्रॉब्लम होगी। फिर डिस्प्रेक्सिया में तीनों चीजें होती है, मतलब पढ़ने में भी कठिनाई होती है, गणना करने में भी कठिनाई होती है, लिखने में भी कठिनाई होती है, और सबसे जो मेन बात यह है कि यहाँ पर आपको पेन पकड़ने में भी कठिनाई होती है। पेन पकड़ने में कठिनाई माने कि आपके हाथ में पेन है, वो आप पकड़ नहीं पा रहे हो। ठीक है, आपके हाथ सही से पकड़ नहीं पा रहे हैं पेन को, तो वो आप किस में आ जाएगा, डिस्प्रेक्सिया में। तो इसमें से एक क्वेश्चन बनने की कोशिश रहती है हमेशा, और बनता भी है, तो इसको आप याद रख सकते हो। डिसलेक्सिया पढ़ने में कठिनाई, डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया यानी कैलकुलेशन यानी गणना में कठिनाई, डिसग्राफिया, ग्राफ क्या करते हैं, बनाते हैं, तो क्या हो गया, लिखने में कठिनाई। फिर प्रेक्सिया में तीनों में कठिनाई आ जाती है, और साथ में जाती है पेन पकड़ जाए वगैरह में, यानी हाथों का सही से इस्तेमाल नहीं हो पाता, वो किस में आता है, डिसप्रेक्सिया में आता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया। अगला क्वेश्चन, अब देखो, क्या विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी का एक लक्षण, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, तो जल्दी से बताओ कि लिखने में कठिनाई किस में होती है, डिसग्राफिया में होती है। क्यों, एकदम अच्छे से बता दिया ना मैंने आपको, घटना नहीं पड़ेगा अब आपको, क्योंकि आपका नाम दिखेगा ग्राफ की, ग्राफ तो हम क्या लिखते हैं या फिर बनाते हैं, तो लिखने में कठिनाई, हाथों हाथ किसको किया, डिसग्राफिया को। कैलकुलिया मतलब गणना, कोई चीज को हम गिन नहीं पा रहे हैं सही से, क्योंकि नाम में ही पता चल रहा है कि कैलकुलिया यानी कैलकुलेटर, तो गणना नहीं कर पा रहे हैं, तो हाथों हाथ आपने उत्तर कर दिया गणना, तो हाथों हाथ क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो डिसलेक्सिया, पढ़ने में विकार। फिर अगर आपके पेन ही नहीं पकड़ पा रहे हो, ठीक है, पेन नहीं पकड़ पा रहे हो, तो आपका कौन सा होगा, डिसप्रेक्सिया होगा। अगला क्वेश्चन, अब देखो, अब देखो, मैंने जो आपको 4 बात बताई वो हाथों हाथ सही भी हो रही है। देखो, गति कौशलों में नियोग्यता,
मैंने क्या बोला था, पेन नहीं पकड़ पाओगे। पेन नहीं पकड़ पाओगे यानी कि आप हाथों का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, हाथों से कोई चीज गति नहीं कर पाओगे, तो कौन सा होगा, डिस्प्रेक्सिया होगा। क्यों, मजा आया ना, यही मजा मैं सबको देना चाहता हूँ राहुल गांधी की जैसे। तो इस हिसाब से क्या होता है, हर चीज को पढ़ने का एक तरीका होता है। आप डायरेक्ट पढ़ोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, आप सिर्फ रट के रह जाओगे। अब देखो मजा आया ना, मैंने आपको वो जो ऊपर परिभाषा बताई उसमें सारा कवर हो रहा है। अब जैसे आप नाम देखोगे, गणना में क्या हो रही है, निर्योग्यता हो रही है, गणना में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप करोगे कैलकुलेटर, तो डिसकैलकुलिया, सीधा का सीधा उत्तर कर दोगे। फिर आप देखोगे पढ़ने में हो रही है, तो पढ़ने में जैसे प्रॉब्लम होती है, सीधा का सीधा डिसलेक्सिया कर दिया, ठीक है। फिर आप देखोगे कि मेरे को तो लिखने में हो रही है, और लिखने में आपको पता है ग्राफ नाम आते हैं लिखना, क्योंकि ग्राफ हम लिखते हैं, तो आप कर दोगे डिसग्राफिया। और फिर जो डिस्प्रेक्सिया बचता है वो होता है गतिक कौशल, यानी इन तीनों का मिक्सर होता है। आप पेन भी सही से नहीं पकड़ पाते, हाथ नहीं हिला पाते, कोई चीज शॉर्पनर वगैरह नहीं पकड़ पाते, तो वो डिस्प्रेक्सिया में आता है, देखो गतिक कौशल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अधिगम अक्षमता से ग्रसित बालक, अधिगम अक्षमता से ग्रसित बालक कुछ नहीं सीख पाता, अधिगम के कुछ पक्षों में संघर्ष करता है, बहुत कम बुद्धि उपलब्धि होती है, बहुत बुद्धि एवं परिपक्व होते हैं। जल्दी से बताओ कि अधिगम अक्षमता यानी जो सीखने में अक्षम हो, कोई चीज सीख नहीं पा रहा है, तो उसका जो सबसे मेन कारण होता है वो होता है, सॉरी, बी, अधिगम के कुछ पक्षों में संघर्ष करता है, ठीक है। अगर कोई चीज को सीख नहीं पा रहा है, इसका मतलब वो ये नहीं है कि वो कम बुद्धि वाला है, ठीक है, या फिर ऐसा भी नहीं वो बहुत बुद्धि वाला है, उसकी एवरेज बुद्धि भी हो सकती है, उसकी अच्छी भी बुद्धि हो सकती है, उसकी कम भी बुद्धि हो सकती है। वो कुछ नहीं सीख सकता ऐसा भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं सीखता सकता ऐसा भी नहीं है, कुछ पक्षों में, यानी कुछ चीजें उसको प्रॉब्लम देती है, सारी चीजें प्रॉब्लम नहीं देती उसको, ध्यान रखना इस बात का। ये मेन क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन, इसका उत्तर साथ में लिखा हुआ है, क्योंकि ये मैंने क्या है ट्रांसलेट किए हैं। अधिगम निर्योग्यता से संबंध में असत्य कथन, ऑप्शन बी आपको उत्तर दिख भी गया होगा। ये एक रोग जो कठिनाइयों में उत्पन्न करता है, किसमें, अधिगम में। अधिगम निर्योग्यता, अधिगम में, यानी अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना, ये भी ध्यान रखना आप, अधिगम का मतलब होता है सीखना, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, ये डिसकैलकुलिया वगैरह याद करके आना। अगली क्लास में मैं लाइव में आपको क्वेश्चन पूछूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, एकदम अच्छे तरीके से बताया जाएगा, और एकदम रिलैक्स रहें आपको एग्जाम में के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बता के नहीं जा रहा, मैं आपको एकदम डिटेल से बता रहा हूँ, और डिसकैलकुलिया वाला आपको एकदम समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, सब्सक्राइब कर लें एक बार, धन्यवाद, और शेयर भी जरूर करें।